दोस्तों, कंप्यूटर के पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में फंडामेंटल के पार्ट 1 में हमने सीखा था। चलिए उसको पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा था। जिसमें सबसे पहले था फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, दूसरा व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, तीसरा हाउ मेनी पार्ट्स हैज़ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं जो मुख्य पार्ट्स हैं, हाउ डज इट वर्क, यह कैसे कार्य करता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण और उसके अवगुण, वेयर इट कैन बी यूज, इसे कहाँ यूज किया जा सकता है, और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ अब तक बनी हैं और चल रही हैं, कौन सी पीढ़ी। तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अब बात करेंगे हम आज के टॉपिक के बारे में कि आज हम क्या सीखेंगे, आज हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। वो नया क्या है, तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्मृति यानी कंप्यूटर का याददाश्त, कंप्यूटर की जो अंदर मेमोरी होती है वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है। तो इस बारे में हम आज पूरा जानकारी लेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द ई लर्निंग जोन में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर और भी बहुत सारे कोर्स, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर आप सीखना चाहते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, कोर्सेज नए नए सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए जिसका नाम है द ई लर्निंग जोन। सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो अ कंप्यूटर इज मोस्ट इमेजिनरी मशीन दैट मैनेज द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय यूजर, finally produce the accurate output for user. Computer is able to perform all types of simple and complex operations. Computer is electronic is device, so it contains the different hardware components such as circuits, transistors and wires etc. एक कंप्यूटर सबसे काल्पनिक मशीन होती है, यानी ये कल्पना के आधार पर बनाई गई एक कंप्यूटर मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए कई विभिन्न प्रकार के निर्देशों का प्रबंधन यानी कार्य करता है। अंत में उपयोगकर्ता के लिए सटीक आउटपुट उत्पाद करता है, यानी सटीक आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर सभी प्रकार के सरल और जटिल ऑपरेशन कार्य करने में सक्षम है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए इसमें विभिन्न हार्डवेयर जैसे सर्किट, ट्रांजिस्टर और तार भी लगाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद देयर क्लासिफिकेशन सच एज, यानी कंप्यूटर का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसमें किस किस आधार पे हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं। तो वो निम्न आधार नीचे दिए गए हैं। पहला है साइज एंड कैपेसिटी के आधार पे, यानी आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर को हम बांट सकते हैं। बाय डेटा हैंडलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटीज़, डाटा हैंडलिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमताओं के आधार पर बांट सकते हैं। बाय बेस्ड ऑन नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बाय बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, यानी उपयोगकर्ताओं के आधार पर भी हम कंप्यूटर को 4 भागों में या मुख्य भागों में बांट सकते हैं। तो ये आपके सामने जो निम्नलिखित बेस हैं, आधार हैं, इसी के अनुसार हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं, उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय साइज एंड कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी की क्षमता के आधार पर और उसके आकार के आधार पर। तो क्षमता और आकार के आधार पर सबसे पहले जो आता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये बहुत ही बड़े आकार का होता है और हर देश में, हर कंट्रीज़ में इसे काम के लिए लिया जाता है। इसमें पूरे कंट्री की डेटा समाहित होती है, पूरे कंट्री के जो भी डेटा होती है इसमें समाहित होती है, और ये एक सिक्योरिटी बेस्ड कंप्यूटर होता है, ये सरकार के अधीन होता है। इसे प्राइवेट कंपनियां भी चलाती हैं जो अपना अपना डेटा रखती हैं। पुराने दिनों में बड़े उद्यमों और संगठनों में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया, क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता थी। एक सुपर कंप्यूटर वास्तुशिल्प और परिचालन पूरी तरह से समानांतर और ग्रिड प्रसंस्करण पर निर्भर करता है, क्योंकि 1000 प्रोसेसर की मदद से सभी प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित किया जाता है।
सुपर कंप्यूटर ज़्यादातर बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लागू किया जाता है, क्योंकि जहां बड़ी मात्रा में डेटाबेस के लिए आवश्यक रख रखाव होता है। यानी कि अगर सुपर कंप्यूटर की हमें आवश्यकता होती है तो वो भी ऐसे चीज़ के लिए होती है जिसके लिए हमें बहुत ही बड़े मात्रा में काम लेना होता है। जैसे सैटेलाइट विभाग हो गया, जो खगोल शास्त्र होते हैं, खगोल रिसर्चर्स होते हैं, वहाँ पर उस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मौसम विभाग है, वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जो बड़ा मौसम विभाग है, यानी जो मेन हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है मौसम विभाग का, वहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों पर भी सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का यूज होता है वो होता है जो आपका ग्लोबलाइज डेटा कंप्यूटर रखता है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ नाम है सुपर कंप्यूटर्स के, जिसमें सबसे पहले टाइटन है, सेक्यूया है, के कंप्यूटर है, मीरा है, जूक्वीन है, सुपर एमयूसी है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ कार्य किए जाते हैं? जैसे इंडस्ट्रियल फंक्शन में इसका कार्य होता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कार्य होता है, स्पेस यानी अंतरिक्ष के ज्ञान में क्या कार्य इसका किया जाता है, वेदर फॉरकास्टिंग मौसम विभाग में कार्य किया जा सकता है, और न्यूक्लियर टेस्टिंग यानी जो जहाँ पे हम ये कार्य होते हैं, जो सरकारी विभाग होती है वहाँ पर, और वहाँ पे जो विस्फोटक वाले सामान रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं या फिर उन पर काम किया जाता है, वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर किस प्रकार दिखाई देता है। ये बहुत बड़े आकार में होता है और एक मान के चलिए एक बहुत बड़े कमरे में ही इसको यूज किया जाता है और इसके लिए बहुत ही है कि कोई इसका डेटा कुछ हैक ना कर सके। यहाँ पे जहाँ पे सुपर कंप्यूटर रखा होता है वहाँ पे एसी कम्प्लीटली 24 आवर्स चलते रहते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर चलता है बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत तेज़ी से कार्य करता रहता है। इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती है इसको ठंडा रखने के लिए, इसको काम अधिक से अधिक करने के लिए। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है वो भी जान लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी जैसे रैम और कई प्रोसेसर का उपयोग करता है। यह सभी वर्क स्टेशन और इससे जुड़ी टर्मिनलों के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में कार्य करता है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को पालतू बाइट्स में बड़ी मात्रा में डेटा की प्रक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह एक समय में हजारों उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करने में सक्षम है। नाम ए फ्रेम का मतलब एक फ्रेम है जिसमें कई प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी होती है। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बड़े बड़े कार्य क्षेत्रों में, गवर्नमेंट वर्किंग में या प्राइवेट वर्किंग में इसका काम किया जाता है। इसमें भी बहुत बड़े बड़े डेटाज रखे जाते हैं, ज़्यादातर ये डेटा प्रोसेसिंग करता है। एक बार में एक से ज़्यादा लोग इस पर कार्य करते रहते हैं और सारे डेटा इसमें सुरक्षित रहते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी डेटा किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उसमें से डेटा निकाल कर उसे चेक कर सकता है, वो कार्य क्षेत्र में देख सकता है उसे। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशन सिस्टम सेक्टर में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट का डेटा जो भी होता है इसमें प्रोसेसिंग होती है। बैंकिंग सेक्टर में इसमें बैंक का डेटा प्रोसेस में रहता है, इसमें इकट्ठा रहता है। इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस का जो भी इसमें कागज़ होते हैं, जो भी इसमें डेटा होते हैं, ये इसमें सुरक्षित रहते हैं हमेशा के लिए। इसको फिर बाद में उसे यूज करने के लिए भी लिया जा सकता है। अब इसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को 1960 के मध्य में पेश किया गया था। यह कंप्यूटरों के छोटे आकार की तुलना सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से की जाती है, जिससे विभिन्न तकनीकों जैसे ट्रांजिस्टर और कोर मेमोरी का उपयोग किया गया था। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन को $1,61,000 के साथ पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया था। इस कंप्यूटर में भी कई व्यक्ति बिना प्रतीक्षा के एक समय में कार्य कर सकते हैं। क्या है मिनी कंप्यूटर, आपने अभी जाना है। मिनी कंप्यूटर का कुछ और सारांश मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है।
जैसे मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि जो बीपीओ सेक्टर होता है, केपीओ सेक्टर होता है, जो बड़े बड़े सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर मिनी कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर बना दिया जाता है और उससे जोड़कर सारे कंप्यूटर्स को चलाए जाते हैं। बाकी सारे डेटाज उसमें इकट्ठे रहते हैं, वो है मिनी कंप्यूटर। क्योंकि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदना सबके बस की बात नहीं होती है, तो छोटे छोटे जो कंपनीज होते हैं वो अपना एक मिनी कंप्यूटर बनवाते हैं और उस पर सारे डेटाज उनको इकट्ठा करके रखते हैं ताकि उनके कस्टमर्स के डेटा, उनका जो भी डेटा हो वो उसमें इकट्ठा रहे और हमारे जो वर्कर हैं उनको भी टाइम टू टाइम अपने उनके सिस्टम पर डेटा वो मिलता रहे। तो जैसे टैबलेट पीसी है, डेस्कटॉप मिनी कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, नोटबुक्स है, इसमें मिनी कंप्यूटर ये इकट्ठा करके इसमें रखे जा सकते हैं। फंक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग होती है, डेटा इक्वेशन होता है और फीडबैक भी इसमें होता है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा होता है, आप इसमें पर्सनल कंप्यूटर की तरह इसका कार्य कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक सिंगल चिप में होता है। माइक्रो प्रोसेसर इनपुट और आउटपुट डिवाइस और अन्य भंडारण भागों जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह बहुत उपयोगकर्ता कंप्यूटर है जो बड़ा लाभ देता है। यानी आजकल आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी आप शॉप्स में या किसी के घर पे या कंपनीज में भी बहुत सारे जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो यूज़ होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि इसमें एक माइक्रो चिप लगा रहता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आईटी लैंग्वेज में उसे माइक्रो चिप कहा जाता है और उसी की मदद से, उसी की सहायता से यह कंप्यूटर गणना करता है, जो भी कार्य करता है उसी के मदद से करता है। तो यह बहुत ही ईजिली होता है, यूज़ करने में बहुत ही आसान होता है। इसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ये आपके घर में भी चल सकता है, आपके शॉप्स में भी चल सकता है, आपके इंस्टीट्यूट में चल सकता है, आपके दुकानों में चल सकता है, कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप नहीं ले सकते तो आप एक टैबलेट यानी एक नोटबुक ले सकते हैं या एक स्मार्टफोन को भी आप अपना डेस्कटॉप बना सकते हैं, पीसी बना सकते हैं। तो ये होता है, एक लैपटॉप को भी आप अपना पीसी बना सकते हैं। तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसमें एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग होती है, यानी एप्लीकेशन का जो भी कार्य होता है इसमें होता है। एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है, अम्यूजमेंट में भी कार्य किया जाता है। तो ये है माइक्रो कंप्यूटर। अब है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? अंततः स्थापित संस्करण ये एक होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो कंट्रोलर तकनीकी आधारित प्रणाली है और यह विशिष्ट कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया है। एम्बेडेड कंप्यूटर को बड़ी कंप्यूटिंग के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये कंप्यूटर कुछ उपकरणों का समर्थन करने में सक्षम है। जैसे आप एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर, कई कंप्यूटर को जोड़कर कार्य करना चाहते हैं तो एम्बेडेड कंप्यूटर से आप वो कार्य कर सकते हैं। छोटा कंप्यूटर है, आप उसको बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं तो एम्बेडेड कंप्यूटर से आप उसे दिखा सकते हैं। जैसे डीवीडी है, मेडिकल है इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट है, प्रिंटर है, फैक्स है, वॉशिंग मशीन है, इस टाइप के जो कंप्यूटर सिस्टम बने होते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में और भी कितने प्रकार के कंप्यूटर को बांटा जा सकता है, तो इसमें है बाय डेटा हैंडलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटीज़। डेटा हैंडलिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमताओं के आधार पर भी हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो डेटा हैंडलिंग और कार्य क्षमता यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यूजेस सम ऑफ फिजिकल फैक्ट्स, यानी ये कुछ फिजिकल फैक्ट्स का ही यूज करता है। जैसे मान लो एनालॉग कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो तो वो क्या करता है कि कोई भी सिग्नल वो एंड कंप्लीट नहीं बताता है। जैसे आपने अपना स्पीड मीटर, अगर आप बाइक या कार चला रहे होंगे तो आपने स्पीड मीटर देखा होगा, आपने स्पीड मीटर देखा होगा और वो स्पीड मीटर एक सुई की नुमा होता है और उस पर अंक बने रहते हैं। तो वो कंप्लीट नहीं दिखाता है कि आपका जो बाइक है वो इसी स्पीड पर चल रहा है, तो वो एनालॉग है। इस प्रकार से ये काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल मात्रा जैसी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ भौतिक तथ्य के निरंतर चर का उपयोग करता है। कुछ भी जो समय और चर के विषय में परिवर्तनशील है, समय के माध्यम से घड़ी के प्रवक्ता के लिए नियत अलगाव के माध्यम से सरल घड़ी उपायों के रूप में मुख्य किया जा सकता है। साधारण घड़ी उपायों
साधारण घड़ी उपायों के समान ही, यानी ये किसी भी तरीके से जो भी वर्क करेगा वो एनालॉग के तरह ही काम करेगा, कोई भी डेटा को एग्जैक्ट नहीं बताएगा, वो अनुमानित तौर पे बताता रहता है। तो इसमें क्या क्या कहाँ यूज़ होता है एनालॉग कंप्यूटर? प्रेशर एंड टेम्परेचर, तापमान और दबाव नापने में, वॉल्यूम आयतन नापने में, वोल्टेज नापने में, प्रतिरोध मापने में, स्पीड मापने में, एक्सीलरेशन मापने में और वेट मापने में ये एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की श्रेणी में अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर? In the digital computer, all calculations and other operations are represented in the form of digits such as binary system 0 and 1. These computers are able to perform global weather patterns, control industrial, mathematical calculations and other complicating calculations as well. यानी डिजिटल कंप्यूटर में सभी गणना और अन्य संचालन को अंक के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कि बाइनरी सिस्टम 0 और 1। ये कंप्यूटर वैश्विक मौसम पैटर्न नियंत्रण, औद्योगिक, गणितीय गणना और अन्य जटिल गणनाओं को भी करने में सक्षम होता है। डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है इत्यादि। डिजिटल कंप्यूटर आप खुद भी अपना पर्सनल एक यूज़ करते हैं, किसी भी आपने शॉप में, शोरूम में या फिर आप अपने स्कूल्स में, घरों में देखा होगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, जो कंप्यूटर होता है पीसी, वही डिजिटल कंप्यूटर होता है और उसे ही आप यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर बड़े बड़े उद्योगों में भी कार्य किए जाते हैं इस कंप्यूटर पे। इस कंप्यूटर से स्कूलों में भी शिक्षा का कार्य किया जाता है इस पर। इससे जो भी किया जाता है, जो भी वर्क इस पर होता है, वो उसका जो भी माध्यम होता है वो एक सिस्टम बाइनरी होता है जो 0 और 1 के रूप में कार्य करता है। यानी अगर आप इस कंप्यूटर में कोई भी अंक टाइप करते हैं, कोई भी अक्षर टाइप करते हैं, तो ये कंप्यूटर उसे उस अक्षर से ना समझकर यह वह एक मशीनी लैंग्वेज बनाता है और उसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम लैंग्वेज, जो 0 और 1 के फॉर्म में करता है। 0 आपका शून्य यानी न्यूटन होता है और 1 जो होता है वो होता है प्लस का निशान, यानी जो भी होता है इसमें वो 0 और 1 के ही फॉर्म में कार्य करता है। लेकिन कार्य करने के बाद जो ये फिर आउटपुट देता है वो आपके ही लैंग्वेज में दिखाएगा। यानी कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज में इसे कोई इनपुट देते हैं तो वह कार्य तो मशीनी लैंग्वेज में करेगा, यानी बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 में कार्य करेगा, लेकिन यह उसे जो आउटपुट देगा वो आपके हिंदी के ही लैंग्वेज में आउटपुट देगा। तो ये है डिजिटल कंप्यूटर, बहुत ही यूज़ होता है इसका, आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा चलन है इसका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। Hybrid computer combinations both analog and digital computers because these computers are able to execute both data such as analog and digit. These computers take input in the form of analog signals, convert them into digital and produce the output in digital computers. हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का संयोजन कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को निष्पादित करने में सक्षम है। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल के रूप में इनपुट लेते हैं, उन्हें डिजिटल में परिवर्तित करते हैं और डिजिटल रूप में आउटपुट का उत्पादन करते हैं। इसमें जो यूजेस होते हैं, इसका जो एग्जांपल्स है वो ईसीजी मशीन आपने देखा होगा, किसी हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन होता है, वो एक डिजिटल कंप्यूटर का और एनालॉग कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है, जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर से बोलते हैं। आप सामने फिगर में देख रहे हैं कि एक तरफ डिजिटल कंप्यूटर लगा है और एक तरफ एनालॉग कंप्यूटर लगा है, और ये दोनों जब एक आउटपुट देते हैं, जब कोई रिजल्ट देते हैं, तो वो दोनों में होता है, वो जो दोनों में रिपोर्ट मिलता है आपको सेम रिपोर्ट, वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाकर उसे ही रिपोर्ट देता है। उसके बाद डायलिसिस, आपने भी ये हॉस्पिटल्स में ही डायलिसिस का यूज़ किया जाता है। मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम विभाग में
एंड मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च सेंटर, और बहुत प्रकार के जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं उसमें इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है आजकल के दौर में, तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर तरफ एक बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो भी, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे बाय बेस्ड ऑन नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितना होता है, मतलब कितने कंप्यूटर बांटे जा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के आधार पे। तो जिसमें सबसे पहले है सीक्वेंशियल कंप्यूटर, यानी अनुक्रमिक कंप्यूटर। ऐसे अनुक्रमिक कंप्यूटर पारंपरिक वास्तुकला है, इस मॉडल में सभी निर्देशों को एक एक करके किया जाता है, इसलिए इस कंप्यूटिंग की गति समानांतर कंप्यूटर की गति में धीमी होती है। यानी जो सीक्वेंशियल कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसमें जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा स्लो होता है बाकी और भी कंप्यूटर की अपेक्षा। दूसरा है पैरेलल कंप्यूटर्स, समानांतर कंप्यूटर। पैरेलल कंप्यूटिंग इज इमेजिंग टाइप ऑफ मॉडल इन विच मैनी प्रोसेसर्स ऑफ एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट सिमुलेटली इन पैरेलल कंप्यूटिंग स्प्लिट द ओवरलोड वर्क इनटू मोर देन वन प्रोसेसर एंड कंप्यूटेशन सिमुलेटली। यानी जो कंप्यूटर पैरेलल होते हैं, जो पैरेलल कंप्यूटिंग व्यवस्था होती है, जो समानांतर कंप्यूटिंग व्यवस्था होती है, उसमें जो भी कार्य होता है वो पैरेलल में बहुत ही आसानी से होता चला जाता है। समानांतर कंप्यूटिंग इमेजिंग प्रकार का मॉडल है जिसमें कई प्रोसेसर या एप्लीकेशन एक साथ निष्पादित होते हैं। समानांतर कंप्यूटिंग में अधिभार कार्य को एक से अधिक प्रोसेसर में विभाजन किया जाता है और एक साथ गणना की जाती है, यानी प्रोसेसर कई सारे लगे होते हैं इसमें, और जो भी प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम कई सारे प्रोसेसर से होकर गुजरता रहता है। उनको एक आदेश दिया जाता है कि फला प्रोग्राम इस प्रोसेसर में जाएगा, ये प्रोग्राम इस प्रोसेसर में जाएगा, ये प्रोग्राम इस प्रोसेसर में जाएगा, और उस प्रोसेसर से होके जब वर्क प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है बहुत जल्दी वो रिजल्ट मिल जाता है। तो ये पैरेलल जो कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लेकिन इनका कार्य मोस्टली बड़े बड़े उद्योगों में ही यूज़ किया जाता है। बात करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, उपयोगकर्ता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उपयोगकर्ता के आधार पर कंप्यूटर को मोस्टली 2 भागों में ही बांटा जा सकता है, लेकिन तीसरा जो आता है नेटवर्क टाइप वो कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले होता है सिंगल यूजर। इन दिस मॉडल ओनली वन यूजर कैन परफॉर्म टास्क एट ए टाइम। एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति इस कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है, जैसे पीसी है, लैपटॉप है, नोटबुक है, मोबाइल है, टैबलेट है। सच बात है कि इस प्रकार के जो कंप्यूटर्स होते हैं, या आपके जो मोबाइल है, या आपका जो लैपटॉप है, या आपका जो कंप्यूटर है, नोटबुक है, इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उस पर सिर्फ एक बार। लेकिन जो मल्टी यूजर होता है, इन दिस मॉडल ओनली मल्टीपल यूजर्स कैन परफॉर्म टास्क एट ए टाइम। इसमें एक बार में एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये कंपनी में कार्य किया जाता है। एक को मेन कंप्यूटर सर्वर बना दिया जाता है या मेन पीसी बना दिया जाता है, बाकी सारे मॉनिटर्स या कंप्यूटर उससे जोड़ दिए जाते हैं और उसी पर ही कार्य किए जाते हैं। जैसे साइबर कैफेज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अदर कंपनीज होते हैं, इसमें भी यही कार्य किए जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल यूज़र सिस्टम क्या होता है और मल्टी यूज़र सिस्टम क्या होता है। बस नॉर्मल सी बात है कि सिंगल यूज़र सिस्टम जो पीसी, लैपटॉप, नोटबुक या मोबाइल्स होते हैं, आप सिंगल उसे यूज़ करते हैं, लेकिन मल्टी यूज़र जो सिस्टम होता है उसमें एक सिस्टम को मेन बनाया जाता है, बाकी सिस्टम उस पर कार्य करते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सिंगल यूज़र सिस्टम क्या होता है और मल्टी यूज़र सिस्टम क्या होता है। बस इतना समझना है कि सिंगल यूज़र सिस्टम जो पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल्स, टैबलेट होते हैं, ये सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं। इसमें एक बार में एक आदमी ही कार्य कर सकता है, एक बार में 2 आदमी, 3 आदमी कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन मल्टी यूजर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि एक पीसी या एक सर्वर को ही मेन सिस्टम बना दिया जाता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स या मॉनिटर्स को जोड़कर ही दूसरे लोग उस पर कार्य करते रहते हैं। जैसे 2 से ज़्यादा 100, 1000 तक कार्य उस पर हो सकता है, लोग कार्य कर सकते हैं।
जिसमें जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर किसी आपने साइबर कैफ़े में गए होंगे तो साइबर कैफ़े में देखा होगा कि लोग बैठे हैं, कार्य करते रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक जो सिस्टम होता है, पीसी होता है, वो मेन होता है, उसी में सारे डेटास लगे होते हैं, उसमें सारे फंक्शंस कार्य कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा कि सिर्फ मॉनिटर लगे हैं, उसके नीचे पीसी, उसके नीचे जो सीपीयू है वो नहीं है, तो मॉनिटर किसी ना किसी पीसी से जुड़ा होगा और वही पीसी मेन होता है, बाकी सारे मॉनिटर्स पे लोग हैं। कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि एक पीसी को मेन बनाया जाता है, बाकी लोग सिर्फ मॉनिटर पे वर्क करते रहते हैं, तो ये होता है मल्टी यूजर सिस्टम। तीसरा आता है नेटवर्क टाइप्स। नेटवर्क टाइप्स में क्या होता है कि एक को मेन बनाया जाता है इसमें भी, और बाकी जो भी डिवाइस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो एक दूसरे के से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करके ये सारे उस पर कार्य किए जाते हैं। तो ज़्यादातर बीपीओ या सर्वर बेस्ड जो कंपनी रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ पर एक को मेन सर्वर बनाया जाता है और सबको यानी सभी मोबाइल्स या सभी डिवाइस को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उस पर कार्य होते रहते हैं। तो ये है नेटवर्क टाइप्स इन विच हैज़ स्पेशली फंक्शनलिटी इन दिस मॉडल कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर टर्मिनल्स विथ लोकल एरिया नेटवर्क। इस प्रकार के खास उपयोग में सभी कंप्यूटर्स एवं अन्य यंत्रों के एक साथ LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। तो ये है नेटवर्क टाइप्स, यानी ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूज़र्स पे डिपेंड होते हैं, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और नेटवर्क यूज़र्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब बात करेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है। तो आपके सामने कुछ डिस्प्ले है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट बेसिक डिस्टिंक्शन is between types of computer memory is between primary memory often called system memory and secondary memory which is more commonly called storage। यानी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, आपको पता होगा कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी में कौन से मेमोरी आते हैं, सेकेंडरी में कौन से मेमोरी आते हैं या डिवाइस आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकारों में सबसे बुनियादी अंतर प्राथमिक मेमोरी के बीच होता है, जिसे अक्सर सिस्टम मेमोरी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो आमतौर पर स्टोरेज के लिए अधिक होती है। यानी जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो उसे सिस्टम मेमोरी भी कहा जाता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। Computer memory is a generic term of all the different types of data storage technology that a computer may use, including RAM and ROM and flash memory। कंप्यूटर मेमोरी विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोरेज तकनीकी के लिए एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर में रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी सहित कर सकता है। कुछ प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी बहुत तेज़ी से डिज़ाइन की जाती है, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी जो CPU होता है बहुत तेज़ी से वहां संग्रहित डेटा तक पहुंच सकती है। अन्य प्रकार के जो मेमोरी होती हैं बहुत कम लागत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि बड़ी मात्रा में डेटा को आर्थिक रूप से वहां संग्रहित किया जा सके। एक और तरीका है कि कंप्यूटर मेमोरी अलग अलग हो सकती है। कुछ प्रकार गैर वाष्पशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक शक्ति नहीं होने पर भी दीर्घकालीन आधार पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और कुछ प्रकार अस्थिर होते हैं जो अक्सर तेज होते हैं लेकिन जो बिजली बंद होते ही उन पर संग्रहित सभी डेटा खो देते हैं। इन प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी के संयोजन का जो उपयोग करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया है और सटीक कॉन्फ़िगरेशन को अधिकतम डेटा प्रोसेसिंग गति या न्यूनतम लागत या दोनों के बीच कुछ समझौता करने के लिए अनुकूल किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि मेमोरी को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। यद्यपि एक कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी मौजूद होती है, सबसे बुनियादी अंतर प्राथमिक मेमोरी के बीच होता है, जिसे अक्सर सिस्टम मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, जिसे आमतौर पर स्टोरेज कहा जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक मेमोरी के बीच महत्वपूर्ण अंतर पहुंच की गति होती है। जो नीचे सामने आप देख रहे होंगे एक मेमोरी का स्ट्रक्चर बना है कंप्यूटर मेमोरी का। इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं दो, रैम और रोम। रैम में आता है SRAM और DRAM, और रोम में आता है PROM
और EPROM और EEPROM। तो ये एक प्राइमरी मेमोरी है। इसका क्या कार्य होता है वो भी आगे हम जानेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में देखिए क्या क्या आता है, HDD आता है, हार्ड डिस्क आता है, SDD आता है, SCAN आता है, जो आपका डिस्क होता है CD डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, मैग्नेट टेप। इस प्रकार के आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं जो बाहरी मेमोरी होते हैं और इनमें डाटा को स्टोर करके बाहर के रखा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में रोम और रैम शामिल होते हैं और कंप्यूटर मदरबोर्ड पर CPU के करीब स्थित होता है, जो CPU को प्राथमिक मेमोरी से डेटा को पढ़ने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग उन डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो CPU को आसन्न रूप में चाहिए ताकि इसे वितरित होने के लिए इंतजार न करना पड़े। यानी रोम और रैम एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो CPU को सीधे डेटा भेजते हैं और ये इतने फास्ट होते हैं कि कोई भी डेटा एंटर करते हुए, इनपुट करते हुए उसे रीड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और उसे तुरंत CPU में भेजते रहते हैं ताकि वो डेटा को प्रोसेस करता रहे और हमारे पास भेजता रहे और हम उसे डिस्प्ले करते रहें। लेकिन ये जो रैम होता है, रोम होता है, रीड करता है किसी भी डेटा को, और रैम जो होता है वो अपने पास कुछ समय के लिए स्टोर करता है। रैम को एक ऐसा मेमोरी कहा जाता है जो टेम्पोररी मेमोरी होता है। टेम्पोररी क्यों होता है कि जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तो वो डेटा को डिस्प्ले कराता रहेगा, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है वो डेटा को क्या करेगा, इरेज कर देता है, यानी फिर से वो डेटा हमें निकालना पड़ जाता है। तो ये है आपका प्राइमरी मेमोरी। अब बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, द्वितीयक मेमोरी। इसके विपरीत आमतौर पर भौतिक रूप से एक अलग स्टोरेज डिवाइस के भीतर स्थित होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव HDD या सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, जो कंप्यूटर सिस्टम से सीधे या किसी नेटवर्क पर जुड़ी होती है। माध्यमिक मेमोरी की प्रति गीगाबाइट की लागत बहुत कम है, लेकिन पढ़ने और लिखने की गति काफ़ी धीमी होती है। कंप्यूटर में जो HDD लगा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD, सॉलिड डिस्क ड्राइव लगा होता है, इसमें जो इसका स्टोरेज होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें GB में, TB में स्टोर हो सकता है, लेकिन इसमें से पहले कंप्यूटर में हमें लाने के लिए वो डेटा को जब हम लाते हैं तो थोड़ा सा स्लो कार्य करता है, क्योंकि वहाँ वो डेटा केबल के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर पर डिस्प्ले होता है। तो ये है आपका द्वितीयक मेमोरी। ओवरऑल में कह सकते हैं कि कंप्यूटर विकास के कई अवधियों में कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को तैनात किया गया है, प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ। ओके, अब बात करेंगे रैम की। तो रैम का आप एक चित्र देख रहे होंगे, ये है रैम, ये रैम है और ये रोम है। रैम क्या करता है कि किसी भी डेटा को सिर्फ रीड करता है और रीड करने के बाद उसे रैम के पास सेंड करता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए आइए देखते हैं रैम के बारे में पढ़ते हैं। परिचित रैम इस तथ्य से उपजा है कि यादृच्छिक अभिगम स्मृति में संग्रहित डेटा तक पहुंचा जा सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, किसी भी यादृच्छिक क्रम में, या एक और तरीका है, किसी भी यादृच्छिक बिट डेटा को बस किसी भी अन्य बिट के रूप में जल्दी से पहुंचा जा सकता है। रैम के बारे में समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि रैम मेमोरी बहुत तेज है, इसे पढ़ने के साथ साथ लिखा जा सकता है, यह अस्थिर है, इसलिए रैम मेमोरी में संग्रहित सभी डेटा शक्ति खो जाने पर खो जाता है। यानी जैसे कंप्यूटर बंद होता है, इसका जो भी डेटा होता है वो हट जाता है, इरेज होता है, डिलीट हो जाता है। और आखिरकार यह है प्रति गीगाबाइट लागत के मामले में सभी प्रकार की माध्यमिक मेमोरी की तुलना में बहुत महंगा है। यह द्वितीयक मेमोरी प्रकारों की तुलना में रैम की अपेक्षा उच्च लागत के कारण है कि अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में दोनों का उपयोग करते हैं।
आसन्न प्रसंस्करण के लिए आवश्यक डेटा को रैम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसे एक्सेस किया जा सकता है और बहुत जल्दी संशोधित किया जा सकता है ताकि सीपीयू को इंतजार न किया जाए। जब डेटा की आवश्यकता नहीं होती है तो इसे धीमी लेकिन सस्ती माध्यमिक मेमोरी के लिए बाहर निकाल दिया जाता है और जिस रैम स्पेस को मुक्त किया गया है वह डेटा के अगले भाग से भरा होता है जिसका उपयोग किया जाने वाला है। यानी एक डेटा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो पहला डेटा धीरे धीरे या तो इरेज हम करते रहते हैं या उसे सेव करते रहते हैं। यानी जो हम एक काम कर रहे हैं तो वो रैम अपने पास रखा हुआ है और उसे हम चाहेंगे कि हम दूसरा काम करें तो दूसरा काम भी करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि वो हम जो काम उस पर कर रहे हैं कंप्यूटर पर उसे बाद में भी कर सकें तो पहले हमें उसे सेव करना होता है और सेव करके हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करके रखना होता है। तो ये होता है रैम। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रैम की। रैम कितने टाइप के होते हैं। डी रैम का मतलब डी रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम और यह कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम रैम है। सबसे पुराने प्रकार को एकल डेटा दर यानी एसडी रैम के रूप में जाना जाता है, लेकिन नए कंप्यूटर तेज दोहरी डेटा दर यानी डीडीआर डी रैम का उपयोग करते हैं। DDR2, DDR3, DDR4 सहित कई संस्करणों में आता है जो बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं और DDR की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। हालांकि विभिन्न संस्करण असंगत हैं, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में DDR3 DRAM के साथ DDR2 को मिलाना संभव नहीं है। DRAM में प्रत्येक सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक संधारित क्षेत्र होता है। यानी आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर मोस्टली जो रैम यूज़ होते हैं वो DD रैम होते हैं, DDR रैम होते हैं, DDR2, DDR3 या DDR4, क्योंकि ये जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है इसकी गति जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। SRAM यानी स्टैटिक रैम के लिए खड़ा है। SRAM स्टैटिक रैम होता है और यह एक विशेष प्रकार की रैम है जो डी रैम से तेज होती है लेकिन अधिक महंगी और भारी है। इसमें प्रत्येक सेल में 6 ट्रांजिस्टर हैं। उन कारणों के लिए SRAM का उपयोग आमतौर पर केवल CPU के भीतर या उच्च स्तरीय सर्वर सिस्टम में रैम के रूप में डेटा कैश के रूप में किया जाता है। आसन्न आवश्यक डेटा का एक छोटा SRAM कैश एक प्रणाली में महत्वपूर्ण गति में सुधार कर सकता है। SRAM तो फास्ट होता है लेकिन इसकी जो स्पीड जो इसकी कार्य करने की शक्ति होती है अच्छी तो होती है। इसमें जो भी वर्क होता है तेज कार्य होता है, फास्ट वर्क होता है। इसमें जो चिप लगे होते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं, वो जल्दी एक बार ख़राब होने के बाद दोबारा बन नहीं पाते, इनको दोबारा से हमें ख़रीदना पड़ता है। तो इस वजह से जो डी रैम होता है काफ़ी दिन तक कार्य करता रहता है। DDR रैम ज़्यादा दिन तक कार्य करता है, वह एक लॉन्ग लास्ट का काम करता है, तो इसलिए डी रैम का प्रयोग ज़्यादातर चलन में होता है। डी रैम और SRAM के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि SRAM डी रैम से तेज है, शायद 2 से 3 गुना तेज़ी से, लेकिन अधिक महंगा और थोक। SRAM आमतौर पर मेगाबाइट में उपलब्ध होता है जबकि डी रैम गीगाबाइट में खरीदा जाता है। डी रैम की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है क्योंकि डेटा अखंडता बनाए रखने के लिए इसे लगातार ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है, जबकि SRAM हालांकि स्थिर, जब इसे संचालित किया जाता है तो लगातार ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आजकल रैम को इतना ही प्रचलित कर दिया गया है, इतना उसे फास्ट बना दिया गया है कि जो आपका DDR रैम है और DDR2, 3, 4 रैम है वो आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड हो चुका है। उसमें कार्य करने की शक्ति बहुत तेज़ हो चुकी है। उसमें अगर आप SRAM 1 लगाएंगे 2 GB का और DRAM 1 लगाएंगे 1 GB का तो भी वो DRAM SRAM के मुकाबले बहुत ही तेज़ गति से कार्य करेगा, कम बिजली खपत लेगा और आपका जो भी वर्क है कंप्यूटर पे वो तेज़ी से होता रहता है। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं कि DDR SD रैम में क्या फ़र्क है
SD रैम कितने का पहले कितने का है, डी रैम इसमें क्या कार्य करता है, कितनी तेज़ी से करता है, जैसे इंटरनल रेट है जो है, बस क्लॉक है, प्रीफेच है, डेटा रेट है, ट्रांसफ़र रेट है, वोल्टेज है, वो DDR रैम और SRAM के मुकाबले कितना कितना है। तो SD रैम में 100 से 166 तक जो इंटरनल रेट जो मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, बस क्लॉक इसका 100 से 166 पर होता है, प्रीफेज इसका 1 न्यूटन होता है, 100 to 166 तक इसका डेटा रेट होता है, ट्रांसफ़र रेट होता है इसका 0.08 से 1.3 तक, और वोल्टेज 3.3 देता है। लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल आप धीरे धीरे इसमें देखेंगे कि DDR से DDR2, DDR3, DDR4 ये कैसे कैसे धीरे धीरे इनका सभी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ता चला गया है, बस इसमें वोल्टेज घट गया है, वोल्टेज इसमें घट गया, यानी ये कम वोल्टेज लेता है, काम तेज़ी से करता है, ज़्यादा काम करता है, बस क्लॉक इसका तेज़ है, इंटरनल रेट बहुत फास्ट है इसका, डेटा रेट बहुत फास्ट है, ट्रांसफ़र रेट भी बहुत फास्ट है सबसे ज़्यादा। तो ये है आपका SRAM और DRAM, इस ये फ़र्क है होता है आपका SRAM में और DRAM में। रोम क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। रोम केवल पढ़ने के लिए, स्मृति के लिए खड़ा है, और नाम इस तथ्य से उपजा है कि जब डेटा को इस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी में से पढ़ा जा सकता है तो डेटा को आमतौर पर इसके लिए नहीं लिखा जा सकता। यह बहुत तेज प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो आमतौर पर मदरबोर्ड पर CPU के करीब स्थापित लगाई जाती है। रोम एक प्रकार की गैर वाष्पशील मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि ROM रोम में संग्रहित डेटा बिना किसी शक्ति के प्राप्त होने पर भी मेमोरी में बना रहता है। उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर बंद होता है उस अर्थ में यह माध्यमिक मेमोरी के समान है जिसका उपयोग दीर्घकालीन भंडारण के लिए किया जाता है। जब कोई कंप्यूटर चालू होता है तो CPU रोम में संग्रहित जानकारी को ड्राइवरों या अन्य जटिल सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता के बिना पढ़ना शुरू कर सकता है। रोम में आमतौर पर बूटस्ट्रैप्स कोड होता है जो एक निर्देश का मूल समूह होता है जिसे कंप्यूटर को माध्यमिक मेमोरी में संग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता करने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्सों को प्राथमिक मेमोरी में लोड करने के लिए आवश्यक होता है ताकि वह स्टार्ट हो सके और उपयोग करने के लिए तैयार हो जाए। रोम का उपयोग सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है ताकि फर्मवेयर को स्टोर किया जा सके जो उपकरण चालू होते ही चलता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रोम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे चालू होता है तो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं वो सॉफ्टवेयर के कुछ भाग, कुछ प्रोग्राम रोम में होते हैं ताकि वो प्रोग्राम पढ़ लें और उसको डिवाइस को चलाना शुरू कर दें, और उस डिवाइस के साथ साथ जुड़े हुए जो भी डिवाइस होते हैं उनके ड्राइवर इंस्टॉल्स होते हैं उनको भी चलाना शुरू कर दें। तो रोम में एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो बूट होता है जिसे बायोस कहते हैं, और वही बायोस कंप्यूटर को चलाना शुरू करता है। पहले स्टार्ट करते ही वो बायोस को पढ़ता है, रोम उसे रीड करता है कि क्या करना है, स्टार्ट करना है कि ऑन करना है या ऑफ करना है, उसी हिसाब से वो कार्य आगे करता रहता है। टाइप्स ऑफ रोम में देखेंगे कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। रोम इज अवेलेबल इन सेवरल डिफरेंट टाइप इंक्लूडिंग PROM, EPROM और EEPROM। क्या है ये रोम, क्या है PROM, क्या है EPROM और क्या है EEPROM, देखिए पढ़ते हैं आगे। पहला PROM क्या होता है? PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यह उस रोम से अलग है जबकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान एक रोम को प्रोग्राम किया जाता है, यानी इसमें डेटा लिखा होता है। एक PROM खाली अवस्था में निर्मित होता है और फिर बाद में प्रोग्राम करके खरीदा जाता है। एक PROM प्रोग्राम या बर्नर है। यानी PROM जब भी होता है, जब भी PROM लिया जाता है या उसे लगाया जाता है कंप्यूटर में, तो पहले उसमें प्रोग्राम फिट किया जाता है, उसके बाद ही उसको वहाँ पे कंप्यूटर में फिट किया जाता है। उसके बाद आता है EPROM। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है EPROM में स्टोर किया गया डेटा मिटाया जा सकता है और EPROM को फिर रीप्रोग्राम किया जा सकता है, यानी प्रोग्राम को हटाकर दोबारा से प्रोग्राम लगाया जा सकता है। तो EPROM को मिटाने में इसे कंप्यूटर से निकालना और इसे फिर से जलाने से पहले पराबैंगनी प्रकाश में उजागर करना शामिल है।
EEPROM, EEPROM, अब EEPROM देखते हैं। EEPROM क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बीच का अंतर यह है कि ऊर्ध्वाधर को मिटाया जा सकता है और इसे उस कंप्यूटर सिस्टम द्वारा लिखा जा सकता है जिसे यह स्थापित किया गया है। इस अर्थ में EEPROM कड़ाई से केवल पढ़ने योग्य नहीं है, हालांकि कई मामलों में लिखने की प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए यह आमतौर पर प्रोग्राम कोड जैसे फर्मवेयर या बायोस कोड को कभी कभार अपडेट करने के लिए किया जाता है। यानी कंप्यूटर में जो लगा होता है वो EEPROM होता है, और वही ऐसा प्रोग्रामेबल रीड ओनली इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है जिसमें अगर हम चाहते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हम इसमें इंस्टॉल करते हैं तो उस पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम होता है वो EEPROM से हट जाता है और फिर दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं वो उसका प्रोग्राम जो आता है वो EEPROM में फिट हो जाता है। तो इस तरह से EEPROM आजकल के दौर में ही यूज किया जा रहा है। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में द्वितीयक मेमोरी में कई अलग अलग स्टोरेज मीडिया शामिल होते हैं जिन्हें सीधे कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। जैसे हार्ड डिस्क HDD होता है, यानी ये कंप्यूटर में तो लगा रहता है, इसे बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर कैसे? हम कंप्यूटर का एक वायर लेकर के HDD में लगा सकते हैं और इसमें से भी हम कंप्यूटर पे कार्य कर सकते हैं। HDD में मोस्टली क्या होता है कि जब कंप्यूटर में HDD लगा होता है तो जो भी हम सॉफ्टवेयर या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो उसका जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी फाइल होता है वो HDD में सीधे तौर पर जाता है और उसके C प्रोग्राम में इंस्टॉल होता है, और उसी C प्रोग्राम को हम कंप्यूटर का प्रोग्राम फोल्डर बोलते हैं या प्रोग्राम ड्राइव बोलते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी हम प्रोग्राम या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में वो कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव यानी HDD में जाता है। उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। SSD क्या होता है? एक प्रकार का ही मेमोरी है, ये भी HDDs के ही सिमिलर में आता है, लेकिन इसको हम एक मेमोरी ही बोलते हैं। पेन ड्राइव के जैसा ही ये कार्य करता है, लेकिन इसका जो कैपेसिटी होता है वो HDD के ही बराबर होता है, और इसमें भी हम 1 TB से भी अधिक डाटा रख सकते हैं। बाहर से ही कंप्यूटर में लगाकर इसमें से डाटा ले सकते हैं और डाटा ले जा सकते हैं कहीं भी। उसके बाद तीसरा जो है ऑप्टिकल यानी CD या DVD। तो CD या DVD आपने देखा होगा कि CD चक्का DVD चक्का होता है। CD में कम डेटा होता है लेकिन DVD में अत्यधिक होता है। CD में 700 MB होता है लेकिन DVD में 4.7 GB होता है। तो उसमें हम डेटा को स्टोर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन CD और DVD दो प्रकार के आते हैं, एक सिर्फ CD और DVD होता है, एक RW होता है यानी री राइटेबल होता है। री राइटेबल का मतलब होता है कि एक बार हमने CD और DVD को में कुछ डेटा रख दिया तो उसे फिर इरेज करके दोबारा रख सकते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, 5 बार 10 बार या 15 बार। उस लिमिट के बाद ही वो डेटा फिर इरेज नहीं होते हैं। उसके बाद आता है मास स्टोरेज डिवाइस या ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव्स के नाम से जानते हैं। तो पेन ड्राइव्स में डाटा रखने या डाटा डिलीट करने का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपने 10 बार डेटा रख दिया तो 11वें बार आप डेटा नहीं रख सकते हैं। आप इसमें जो भी मर्जी का डेटा रख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार इसे डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। एक पेन ड्राइव आपका 1 GB 500 MB से लेकर के 2 GB से लेकर के आपका 128 1 TB तक आता है और उस पर डेटा को रखा जाता है। ये बहुत छोटे आकार का होता है। आप नीचे ये देख रहे होंगे कि ये पेन ड्राइव है और इसी पेन ड्राइव में हम जो भी डेटा होता है, आजकल मतलब इस दौर में बहुत ही ज़्यादा चलन हो गया है पेन ड्राइव का। छोटे आकार का होता है, इसे हम अपने छोटे से पॉकेट में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, आराम से इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें CD और DVD से भी ज़्यादा इसमें डेटा स्टोर किए जा सकते हैं। लास्ट में आता है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव में क्या होता है? एक टेप नुमा रील पे होता है और उसी रील पे हम जो भी डेटा होता है उस डेटा को रखते हैं और वो डेटा को कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो इसमें भी हम रीराइटेबल कर सकते हैं और ये डेटा बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो ये सब है आपके सेकेंडरी मेमोरी, इन्हें बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है। और ये डेटा को
ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम डेटा को ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आल्सो इंक्लूड, मतलब माध्यमिक मेमोरी में यह भी शामिल है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी सैन पर 3D नंद फ्लैश एरेज सहित स्टोरेज एयर्स भंडारण उपकरण जो एक पारंपरिक नेटवर्क संलग्न भंडारण या NAS के रूप में जाना जाता है से जुड़ा हो सकता है। यकीनन क्लाउड स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको एक गूगल करके एक स्टोरेज आपको मिलता है या ड्राइव मिलता है या गूगल ड्राइव मिलता है, वो आपको 15 GB, 20 GB, 25 GB, 45 GB, 15 GB तो फ्री होता है, लेकिन उससे ऊपर अगर आपको चाहिए तो उसका कुछ चार्ज होता है, उसे पे करना होता है। वो आपका एक समझिए नेटवर्क भंडारण क्षेत्र है। नेटवर्क भंडारण क्षेत्र मतलब आप उसमें अपना 15 GB तक का डेटा रख सकते हैं, चाहे वो फोटोज़ हो चाहे वो कोई वीडियो हो, तो उसको आप रख करके उसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो भी आप रखेंगे वो आपके इंटरनेट के ऊपर होगा कि आपका इंटरनेट से ही वो इसमें स्टोर होगा। यानी अगर आप कोई फ़ोटो अपना क्लिक करते हैं, खींचते हैं, तो वो फ़ोटो अगर गूगल ड्राइव पर लगा है तो फ़ोटो गूगल ड्राइव में जब अपलोड होता है तो आपका इंटरनेट ही उसका चार्ज होता है। यानी आपका इंटरनेट थोड़ा चार्ज होगा, थोड़ा इंटरनेट वो लेगा, थोड़ा MB लेगा और वो उस पर अपलोड हो जाएगा। फिर जब आपको दोबारा से वो लेना है, आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, तो फिर से आपको उतना MB देना होगा जितने MB उसको अपलोडिंग करने में लगा था आपके गूगल ड्राइव में। तो ये है नेटवर्क टाइप के जुड़े हुए जो स्टोरेज हैं, स्टोरेज एरिया हैं कि यहाँ पे आप अपना इंटरनेट के माध्यम से एक स्टोरेज एरिया बना सकते हैं जो आपको गूगल बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है। अब डिफरेंस देखते हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है कि रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल यानी मतलब ये इरेजेबल नहीं होता है, लेकिन आजकल के दौर में इरेजेबल आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल होता है। लेकिन क्या होता है, ये उस प्रकार का नहीं है कि बिजली जाते ही, कंप्यूटर बंद होते ही इसमें से डाटा इरेज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें प्रोग्राम होता है, डाटा इरेज नहीं होता, इसमें डाटा रहता है हमेशा के लिए। जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा के लिए इसमें रहता है। लेकिन रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल यानी ये अस्थिर होता है, यानी इसमें जो भी कंप्यूटर में हम डाटा इसमें रखते हैं, डाटा इसमें जो भी इनपुट देते हैं तो वो इसमें थोड़ा देर के लिए स्टोर होता है और कंप्यूटर के स्विच ऑफ होते ही उसमें से डाटा हट जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। रोम क्या है, फास्ट टू रीड है, पढ़ने में बहुत तेज होता है। फास्ट टू रीड एंड राइट रैम होता है। रैम फास्ट टू रीड एंड राइट होता है। रीड में मतलब तेज़ी से रीड भी करता है, पढ़ भी लेता है और उससे हम राइट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। यूजली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, रोम को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। यूज्ड रैम क्या क्या होता है कि यूज्ड एज सिस्टम मेमोरी टू स्टोर डेटा इंक्लूडिंग प्रोग्राम कोड दैट द CPU नीड्स टू प्रोसेस इमीडिएटली। यानी जो रैम होता है वो एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी होता है जिसमें डाटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है और प्रोसेसिंग करने के लिए उसमें डेटा को चाहिए, ज़रूरी रखना है होता है और बाद में उसे स्टोर करने के लिए भी उसमें डेटा रहना चाहिए। रोम क्या होता है कि यूज्ड टू स्टोर बूट इंस्ट्रक्शंस और फर्मवेयर, यानी जो बूट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रोम में स्टोर होते हैं। अगर कोई डिवाइस आप लगा रहे हैं तो पहले रोम ही उसे पहले रीड करता है कि ये डिवाइस का प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं है। अगर प्रोग्राम इंस्टॉल है तो वो उस डिवाइस को ऑन कर देता है, कंप्यूटर में यूज़ करने के लायक बना देता है। लेकिन अगर वो प्रोग्राम उसका डिवाइस का सॉफ्टवेयर या ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो वो पहले बताएगा कि इस डिवाइस का ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, कृपया ड्राइवर को इंस्टॉल करें। तो ड्राइवर जैसे ही इंस्टॉल करते हैं तो उस ड्राइवर में कुछ प्रोग्राम होते हैं वो रोम में चले जाते हैं और बाद में फिर हम जब उस डिवाइस को दोबारा फिर लगाते हैं तो पढ़ लेते हैं और पढ़ते ही उस डिवाइस को ऑन कर देते हैं। जैसे सपोज़ हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन हमने कीबोर्ड नहीं लगाया है, कीबोर्ड नहीं लगाया है तो जैसे ही कंप्यूटर
कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ही कीबोर्ड को हम कंप्यूटर में अटैच करेंगे तो पहले पढ़ेगा कि कंप्यूटर का ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल कीबोर्ड का ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कीबोर्ड का ड्राइवर ऑटोमेटिक कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, वो ओएस में पहले से ही बना दिया जाता है। तो इंस्टॉल होने के बाद रोम उसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद उस ड्राइवर को फिर इंस्टॉल करता है अपने आप। इंस्टॉल करने के बाद ही फिर उसे कीबोर्ड को चलाने के लायक उसमें रख देता है कि कीबोर्ड को चला सकते हैं। रिलेटिवली चीप पर मेगाबाइट स्टोर कंपेयर टू रोम बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा ये महंगा होता है, लेकिन रोम की अपेक्षा ये स्टोरेज इसका कम होता है और ये इसमें जो भी होता है बहुत ही तेज़ गति से कार्य करता है। रोम तेज़ गति से कार्य करता है कि लेकिन आपका जो रैम होता है उतना तेज़ गति से कार्य नहीं कर सकता है। रिलेटिवली एक्सपेंसेस पर मेगाबाइट स्टोर कंपेयर टू रैम। रोम जो होता है वो पर मेगाबाइट के हिसाब से रैम के हिसाब से बहुत महंगा होता है और रैम थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, रैम और रोम के बीच में क्या टेक्नोलॉजी बनाई गई है, क्या उसका असलियत है, क्या उसके पीछे बनाया गया है। तो पिछले वर्ष में या तो 3D एक्सपॉइंट नामक एक नया मेमोरी माध्यम उन विशेषताओं के साथ विकसित किया गया है जो प्राथमिक और माध्यमिक मेमोरी के बीच स्थित है। 3D एक्सपॉइंट अधिक महंगा है लेकिन माध्यमिक मेमोरी की तुलना में अधिक तेज है और कम लागत लेकिन रैम की तुलना में धीमी है। यह एक गैर वाष्पशील मेमोरी प्रकार भी है। इन विशेषताओं का मतलब है कि इसे सिस्टम में रैम के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में सिस्टम मेमोरी की आवश्यकता होती है जो रैम का उपयोग करना बहुत महंगा होगा। जैसे कि सिस्टम इन मेमोरी डेटाबेस की मेजबानी करना। व्यापार बंद यह है कि इस तरह के सिस्टम रैम का उपयोग करने के पूर्ण प्रदर्शन लाभ का आनंद नहीं लेते हैं। चूँकि 3D एक्सपॉइंट गैर वाष्पशील है, इसलिए सिस्टम मेमोरी के लिए 3D एक्सपॉइंट का उपयोग करने वाले सिस्टम बहुत तेज़ी से बिजली की विफलता या अन्य रुकावट के बाद फिर से चल सकते हैं। माध्यमिक डेटा से सिस्टम मेमोरी में वापस पढ़ने के लिए सभी डेटा की आवश्यकता के बिना कोई भी कार्य नहीं किया सकता। यानी आप बस इतना समझ के रखिए कि अगर आपको कंप्यूटर पर कार्य करना है तो उसमें आपको रैम की ज़रूरत बहुत पड़ती है। बिना रैम का आप उसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं देख सकते। अंदर कार्य होता रहेगा लेकिन जो डिस्प्ले कंप्यूटर पे मॉनिटर पे होता है वो बिना रैम का नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट यानी इकाई क्या होती है कंप्यूटर की। एक कंप्यूटर प्रोसेसर कई निर्णायक सर्किटों से बना होता है जिसमें से प्रत्येक बंद या चालू हो सकता है। स्मृति के संदर्भ में इन दो राज्यों यानी दो इकाइयों को 0 या 1 से दर्शाया जाता है। एक से अधिक की गिनती करने के लिए ऐसे बिट्स यानी बाइनरी डिजिट्स को एक साथ निलंबित कर दिया जाता है। 8 बिट के एक समूह को बाइट के रूप में जाना जाता है। यानी 8 बिट का अगर कोई एक समूह है तो उसे 1 बाइट में जाना जाएगा। 1 बाइट 0 और 255 यानी 11 भी हो सकता है, या अगर इस पे कहें तो 2 पे पावर 8 इक्वल टू 256 अलग अलग पदों के बीच संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बेशक यदि बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन बाइट्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर सभी वर्डों और संख्याओं का आंतरिक रूप से समान रूप से प्रतिनिधित्व करता है। व्यवहारिक रूप से मेमोरी को किलोबाइट्स यानी केबी या मेगाबाइट्स यानी एमबी में मापा जाता है। 1 किलोबाइट बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कोई उम्मीद कर सकता है जैसे 1000 बाइट्स का, बल्कि सही मात्रा 1 पे पावर 10 यानी 1024 बाइट्स है। इसी तरह 1 मेगाबाइट यानी 1000 पर पावर 2 यानी 10 लाख बाइट नहीं है, बल्कि 1024 पर पावर 2 यानी 10,48,567 बाइट्स है। यह एक उल्लेखनीय अंतर है।
जब तक हम एक मेगाबाइट या गीगाबाइट यानी 1024 पर पावर 3 बाइट्स तक पहुंचते हैं, तब तक आधार 2 और आधार 10 राशियों के बीच का अंतर लगभग 71 मेगाबाइट हो जाता है। इन इकाइयों में कंप्यूटर मेमोरी और डिस्क स्पेस दोनों में मापा जाता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के बीच भ्रमित न हो। 12,800 KB रैम कंप्यूटर को अपने सीपीयू को प्रदान की जाने वाली मुख्य मेमोरी की मात्रा में को संदर्भित करता है, जबकि 120 देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ मेमोरी की कितने टाइप्स के आते हैं, अभी तक आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला बाइट है जो पहले स्टार्टिंग में आ चुका था, उसके बाद किलोबाइट आया, उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्स्ट्राबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो इस प्रकार के बाइट्स में अभी तक हमारे जो मेमोरी है वो कंप्यूटर में अभी तक आए हैं, और इनको हम कंप्लीट वर्गीकरण करके देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये बाइट्स। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मेमोरी साइजेस, मेमोरी की साइज़ क्या होती है, जिसमें 1 बिट बराबर 1 बिट यानी 1 इक्वल टू या 1/8 बाइट्स होता है। 1 निब्बल बराबर 4 बिट्स यानी 4 बिट्स होता है, जिसका जो साइज़ होता है वह 1/2 रेयर में होता है, ज़्यादातर नहीं होता। उसके बाद आता है जो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स यानी 8 बिट होगा तो उसका 1 बाइट हो जाएगा। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स यानी 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होंगे। उसके बाद मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट यानी 1 मेगाबाइट 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होंगे। 1 GB 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट यानी MB होंगे। 1 TB यानी टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट यानी 1 GB होगा या 124 GB होगा। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होंगे, यानी टेराबाइट्स इसमें 1024 आ जाएंगे 1 पेटाबाइट में, और 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट आएगा। 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट आएगा, और 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट्स आ जाएगा। तो इस तरह से वर्गीकृत हो जाते हैं आपके जो कंप्यूटर के मेमोरीज के यूनिट्स होते हैं, और साइज उनका दिया हुआ है कि 1 बिट में कितना साइज है, 1 निबल में कितना साइज है, 1 बाइट में कितना साइज है, 1 किलोबाइट में कितना साइज है, मेगाबाइट, MB, गीगाबाइट, GB, टेराबाइट, TB, पेटाबाइट, PT, और एक्साबाइट, EB, जेटाबाइट, ZB और योटाबाइट, YB में कितने साइज कंप्लीटली आपके जो बाइट्स में दिखा, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी साइज बाइट्स में या MB में दिखाता है, उससे ऊपर नहीं दिखाता। GB में होगा तो GB में दिखाएगा, लेकिन वो जो भी आपका फाइल साइज होगा वो फाइल साइज आपका KB या MB में ही दिखाता है। जैसे अगर कोई ऑडियो है या वीडियो है तो उसका फाइल साइज आपको GB और MB में दिखाई देगा, लेकिन अगर आपका कोई रिटन या फोल्डर फाइल साइज है तो वो आपको KB में ही दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपना जो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स होती है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मेरे चैनल पर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, अकाउंटिंग, टैली और भी बहुत सारे यूज़फुल टॉपिक्स के बारे में तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़। तो अब जो भी आगे की टॉपिक होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।